Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on Jacobi method. आज हम Jacobi मेथड को डिस्कस करेंगे। ये मेथड हमारे पास आइटरेटिव मेथड है और इस मेथड की मदद से हम किसी भी होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम इस मेथड को यूज़ करेंगे। और इससे पहले हम चंद डेफिनेशंस डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास एक पहली डेफिनेशन है कि डायगनली डोमिनेंट मैट्रिक्स। डायगनली डोमिनेंट मैट्रिक्स का मतलब ये है कि आपके पास डायगनल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स जो होंगे वो जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं, यानी जैसे कि यहाँ देखें 10 है, यहाँ 4 1 1 है, तो ये नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं। तो डायगनल का एलिमेंट जो है वो 10 है, वो 10 इन तीनों के सम से ज़्यादा है। जैसे यहाँ देखें डायगनल में दूसरी रो में 9 है, तो आप देखें -1 -2 और फिर +1, आपके पास कितना आ गया -2 + 1 -1। फिर इसने मॉड लिया, यानी ये समीशन जो है ये अंदर है, मॉड बाहर है, यानी आप पहले एलिमेंट्स को ऐड कर लें फिर सिग्मा लगा लें। या तो आपने क्या किया, ऐड किया और देखें वो 9 से कम आ रहा है सम। तो उसके बाद ये देखें यहाँ 6 है, -2 -4 और 6 -4 का मोड लिया 4 आ गया, तो 6 जो है वो 4 से क्या है बड़ा है। इसी तरीके से यहाँ देखें 4 -5 -1 -2 -3 मोड़ लिया 3 आ गया, तो 5 3 से बड़ा है। तो ये देखें डायगनल के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो नॉन डायगनल्स के जो एलिमेंट्स हैं जो कॉलम वाइज में लाई कर रहे हैं वो उनसे ग्रेटर है। तो वो कह रहे हैं कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है हुज एलिमेंट्स आर AIK इज सेड टू बी डायगनली डोमिनेंट इफ़ AII का जो मॉड होगा, यानी ये डायगनल एलिमेंट्स हैं, वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा समीशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n AIK, और I जो है वो K के बराबर नहीं है, यानी अगर I K के बराबर हो जाए तो वो डायगनल एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो I इज़ नॉट इक्वल टू K का मतलब है ये नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं, तो ये आपके पास डायगनली डोमिनेंट है। और बाज़ का यहाँ होता है कि नॉन डायगनल एलिमेंट्स का जो सम है वो डायगनल के एलिमेंट के बराबर भी आ जाता है, तो इसे हम सिंपली डायगनली डोमिनेंट कहते हैं। और अगर आपके पास सिर्फ ग्रेटर आए, इक्वलिटी ना आए, तो उसे हम स्ट्रिक्टली डायगनली डोमिनेंट फॉर्म कहते हैं। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं जकोबी मेथड। तो जकोबी मेथड में आपके पास क्या होगा, लेट आपके पास AX इज इक्वल टू बी गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आपके पास कोई सिस्टम है, तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, राइट दिस सिस्टम इन डायगनली डोमिनेंट फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द इक्वेशंस। यानी आपने क्या करना है, इक्वेशंस को इंटरचेंज करके आपने उस सिस्टम को डायगनली डोमिनेंट फॉर्म में लिखना है अगर वो डायगनली डोमिनेंट फॉर्म में नहीं है। दूसरे स्टेप में आपने करना है राइट द सिस्टम ऑफ स्टेप 1 इन आइटरेटिव फॉर्म। आपने जो सिस्टम 1 बनाया स्टेप 1 के अंदर, तो उसको आपने आइटरेटिव फॉर्म में लिखना है। आइटरेटिव फॉर्म में लिखने का मतलब यह है कि अगर आपके पास 3 इक्वेशन है x1 x2 x3 में, तो आपने पहली इक्वेशन से x1 कैलकुलेट करना है, दूसरी से x2 कैलकुलेट करना है और तीसरी से x3 कैलकुलेट करना है। फिर तीसरा स्टेप आपके पास होगा टू गेट स्टार्ट गिव इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। आपने उसको इनिशियल अप्रोक्सीमेशन देनी है टू द सिस्टम को ऑफ स्टेप 2 में, एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ x1 x2 एंड x3। नाउ वी सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज़ इन स्टेप 3, यानी आपने वो जो वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं x1 x2 x3 की, वो आपने स्टेप 3 में, यानी स्टेप 2 के अंदर जो आपने x1 x2 x3 कैलकुलेट किया है उसमें आपने पुट कर देनी है। और वी गेट न्यू वैल्यूज़ ऑफ x1 x2 x3, और we continue this process until these are sufficiently close to previous values। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है जकोबी मेथड को। तो इसमें देखें हमारे पास जैसा कि सिस्टम दिया हुआ है 8x + y - z विच इज़ इक्वल टू 8, 2x + y + 9z बराबर है 12, x - 7y + 2z इज इक्वल टू -4। अब डायगोनल में देखें यहाँ 8 है, यहाँ 1 है और यहाँ 9 है, तो आप क्या करें, दूसरी और तीसरी को चेंज कर दें, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, दूसरी और तीसरी इक्वेशंस को इंटरचेंज किया, तो ये आपके पास जो सिस्टम आया वो डायगनली डोमिनेंट फॉर्म में आ गया। जब ये डायगनली डोमिनेंट फॉर्म में आ गया, अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको आइटरेटिव फॉर्म में लिखना है। तो आइटरेटिव फॉर्म में क्या करेंगे, हम पहली इक्वेशन से x कैलकुलेट करेंगे, यानी आपने y को भी राइट साइड पे ले जाना है, z को भी राइट साइड पे ले जाना है, तो x निकालना है, तो 8 पर डिवाइड कर दिया। दूसरी इक्वेशन से आप y कैलकुलेट करेंगे, तो इधर x है, 2z है, 4 इधर आके प्लस हो गया, और आपने 7y को उधर ले गए, तो y निकालना है, तो 7 पर डिवाइड कर दिया। तीसरी क्वेश्चन से आपने z कैलकुलेट करना है, तो आप 2x को भी राइट साइड पे ले जाएंगे, y को भी राइट साइड पे ले जाएंगे और z निकालना है, तो 9 पर डिवाइड कर दिया। तो ये आपके पास आइटरेटिव फॉर्म बन गई है।
तो आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हमेशा आपने 0 0 0 लेनी है। तो आप x को भी 0 पुट करें, y को भी 0 पुट करें और z को भी 0 पुट कर दें 4 5 6 में राइट साइड में। हम लेफ्ट में नहीं पुट करेंगे क्योंकि ये तो आपने कैलकुलेट करने हैं। तो आपने राइट साइड पे जहाँ जहाँ y z है, x y है और x y है, यहाँ आप 0 0 पुट करेंगे। तो आपके पास x की वैल्यू देखें यहाँ 1/8 यानी 8/8 आ गया, यानी 1 आ गया। y की वैल्यू यहाँ 4/7 आ जाएगी क्योंकि इनको 0 पुट किया तो ये 0.571 आ गया। z की वैल्यू हमने ये आ जाएगी 12/9, ये 0 हो गए दोनों, तो ये आपके पास 1.33 आ गया। ये आपके पास फर्स्ट आइट्रेशंस आ गई। अब नेक्स्ट आइट्रेशन करनी है। अब आपके पास x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0.571 है और z की वैल्यू 1.33 है। तो ये आपने क्या करना है, आपने जो आइट्रेटिव फॉर्म बनाई है यानी इक्वेशन नंबर 4 5 6, तो आपने ये उसी में पुट करनी है। तो आपने 4 5 6 में x y z की वैल्यू पुट करें तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/8, 8 माइनस आपने y और z जो कैलकुलेट किया यहाँ पुट कर दें। y की वैल्यू 4 प्लस x और z की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है पुट कर दें। तो z के में भी इसी तरह वैल्यूज पुट करके x y z कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह अब आपका x बन गया 1.095, y बन गया 1.095, z बन गया 1.048। तो ये आपने दोबारा उसी तरीके से जो गिवन आपका आइट्रेटिव फॉर्म हमने जो बनाई थी, दोबारा आपने x y z की वैल्यू उस सिस्टम में उन 4 5 6 इक्वेशन में पुट करना है। तो आपके पास x y z जो है वो 0.995, 1.026 और 0.969 आ जाएगा। अब आपका x ये बन गया, y ये बन गया और z ये बन गया। नेक्स्ट आपने दोबारा वही काम करना है कि x y z की जो वैल्यूज़ है या आपने वही जो सिस्टम इक्वेशन 4 5 6 बनाई थी यानी आइट्रेटिव फॉर्म जो हमने इक्वेशंस बनाई थी उसमें ही पुट, यानी एक ही सिस्टम बनाया आपने, एक ही आइट्रेटिव फॉर्म बनाई, आपने बार बार x y z की वैल्यू उन्हीं इक्वेशंस के अंदर यानी 4 5 और 6 इक्वेशंस का हमने नाम दिया, उसी में आपने पुट करना है। तो आपके पास न्यू वैल्यू जो है वो आती जाएंगी। तो देखें ये 4th आइट्रेशन और इसी तरीके से 5 आइट्रेशन की उन्होंने, और सिमिलरली वो कह रहे हैं 6 और 7 आइट्रेशन जब उन्होंने की तो देखें आंसर जो है वो एक जैसे आ गए। तो इसका मतलब है आप इधर ही इसको स्टॉप कर दें 7 आइट्रेशन पर, तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो 1 1 और 1 कैलकुलेट हुआ, यानी x की वैल्यू भी 1 कैलकुलेट हुई, y की वैल्यू भी 1 और z की वैल्यू भी 1। इसी तरीके से आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लें, इसमें भी देखें, इसको इंटरचेंज करें, ये पहली और दूसरी इक्वेशंस को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ आपके पास 6 आ जाएगा, और इधर से फिर ये तीसरी और पहली को इंटरचेंज करें तो आपके पास ये डैंगलिंग डोमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से पहली क्वेश्चन से x1 कैलकुलेट करें, दूसरी क्वेश्चन से x2 निकालें, तीसरी क्वेश्चन से x3 कैलकुलेट करें। तो ये आपके पास आइट्रेटिव फॉर्म है। अब जो भी इनिशियल वैल्यूज़ देंगे, जो भी x1 y x2 x3 की वैल्यूज़ कैलकुलेट होगी, आपने हर दफ़ा इक्वेशन नंबर 1 2 3 में ही पुट करना है, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया। तो आपने इनिशियल वैल्यूज जो ली 0 0 ली वो भी इसी में पुट करनी है। जो फिर x1 x2 x3 हासिल होंगे वो भी आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में पुट करना है। उससे ये पुट करने के बाद जो नए आपकी x1 x2 x3 की वैल्यूज आएंगी वो भी आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में पुट करना है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है जब तक आपका प्रीवियस रिजल्ट्स के करीब आंसर्स नहीं आ जाते। तो ये देखें, इसका भी आंसर उन्होंने कह दिया कि 1 2 1 अप्रोक्सीमेट है, क्योंकि ये प्रीवियस आइट्रेशंस के क्लोज है। तो ये आपका जैकोबी मेथड है, किसी भी होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस किसी भी होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और ये आइट्रेटिव मेथड है। थैंक यू।